हेलो दोस्तों, वंदे भारत चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रेकडाउन स्थिति में पूर्व सिलिकॉन डायोड की रिसाव धारा, जिसे कहते हैं लीकेज करंट, का स्तर होता है ए 1 माइक्रो एम्पियर, बी 100 माइक्रो एम्पियर, सी 1 मिली एम्पियर, डी 100 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर होगा ए 1 माइक्रो एम्पियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वह अधिकतम विपरीत वोल्टता जो कोई डायोड सह सकता है कहलाता है ए थ्रेशोल्ड वोल्टता, बी शिखर विपरीत वोल्टता जिसे पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, सी कट इन वोल्टता, डी एवलांचे वोल्टता। तो इसका आंसर होगा बी शिखर विपरीत वोल्टता जिसे पीक इनवर्स वोल्टता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कॉलपिट दोलित पैदा करता है ए वर्गाकार तरंग, बी ज्या तरंग, सी आरादंत तरंग, डी अवमंदित तरंग। तो इसका आंसर बी ज्या तरंग। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेच को लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है ए लिंक क्लिप, बी बुशिंग, सी सेडल्स, डी रावल प्लग। तो इसका आंसर होगा डी रावल प्लग। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, धात्विक गुप्त जिसे कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी हुई रहती है वहां केबल लगाने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं ए मानक ठोस बैंड्स, बी मानक निरीक्षण बैंड, सी धात्विक लचीली नलिका, डी ऑफसेट बैंड्स। इसका आंसर होगा सी धात्विक लचीली नलिका। क्वेश्चन नंबर छठवां, मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। आईई नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना होना चाहिए ए 100 वर्ग मीटर, बी 120 वर्ग मीटर, सी 150 वर्ग मीटर, डी 160 वर्ग मीटर। ए 100 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 7वां, जनित्र द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान ज्ञात करने का समीकरण है ए ई बराबर भी माइनस आई ए आर ए, ई बराबर भी बी ई बराबर भी प्लस आई ए आर ए, सी ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ई डी ई बराबर माइनस एन डी अपॉन डी टी। तो इसका आंसर होगा बी ई बराबर भी प्लस आई ए आर ए, जहाँ ई आपका विद्युत वाहक बल हो गया, भी वोल्टेज हो गया और आई आर्मेचर करंट और आर आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः ए मापी प्रतिरोध के बराबर होता है, बी मापी प्रतिरोध से अधिक होता है, सी मापी प्रतिरोध से कम होता है, डी किसी भी मान का होता है। तो इसका आंसर होगा सी मापी प्रतिरोध से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, यदि नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान न हो तो मापन प्रारंभ करना चाहिए ए न्यूनतम माप सीमा से, बी मध्य माप सीमा से, सी उच्चतम माप सीमा से, डी किसी भी माप सीमा से। तो इसका आंसर होगा सी उच्चतम माप सीमा से। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कहने के मतलब है कि अगर आप कोई एमीटर या वोल्ट मीटर कोई भी किसी से अगर मापी धारा माप रहे हैं या मल्टीमीटर से, तो उसमें आपको पता नहीं है कि वो करंट कितना है उसका, वो हो सकता है 10 एम्पियर, 50 एम्पियर या मिली एम्पियर में भी हो सकता है। तब ऐसे आप अगर अधिक मान का है तो आप कम मान से अगर माप रहे हैं तो उसके अंदर को जला सकता है,
अधिक धारा होने की वजह से उसके जो अंदर के पदार्थ होंगे वो जल सकते हैं। तो इसीलिए उच्चतम माप सीमा से मापते हैं, जिससे हमें पता जले न भी और आराम से पता भी चल जाए कि कौन सा है। तो इसीलिए आंसर नंबर सी, उच्चतम माप सीमा। क्वेश्चन नंबर 10वां, यदि दो अमीटर्स x तथा y को पूर्ण पैमाना विक्षेप के लिए क्रमशः 40 मिली एम्पियर 50 मिली एम्पियर धारा की आवश्यकता होती है तो ए, यंत्र x अधिक सुग्राही मतलब सेंसिटिव होता है, बी, यंत्र y अधिक सुग्राही है, सी, दोनों यंत्र सुग्राही हैं, डी, दी गई सूचना से सुग्राह्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा ए, यंत्र x अधिक सुग्राही है मतलब सेंसिटिव है। ऐसा क्यों? देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि दो अमीटर हैं जो करंट मापते हैं x और y, और पूर्ण पैमाना विक्षेप के लिए क्रमशः उनका पूर्ण पैमाना जो लिखा होता है कि 10 मिली एम्पियर 15 मिली, तो उनका देखेंगे कि जो लिखा रहता है तो लास्ट एक का है 40 मिली एम्पियर तक है लिखा और एक का 50 मिली एम्पियर तक। और x इसलिए है कि देखिए दोस्तों, जो जितना छोटा मान मापता है कम से कम वो अधिक सेंसिटिव कहलाता है, और जो जितना बड़ा मान मापता है वो कम सेंसिटिव कहलाता है। तो इसी वो छोटे मान सेंसिटिव मतलब ये हो गया कि वो छोटे से छोटे मान को वो बता सके, और जब उसका पैमाना छोटा होगा तो छोटे से छोटे मान को बताएगा। तो इसीलिए 40 मिली एम्पियर वो छोटा पैमाना हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान को बताएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, वोल्ट मापी की सुग्राह्यता सेंसिटिविटी को व्यक्त किया जाता है। ए, वोल्ट अपॉन ओम में, बी, ओम वोल्ट में, सी, 1 अपॉन वोल्ट अपॉन ओम में, डी, ओम अपॉन वोल्ट में। तो इसका आंसर होगा डी, ओम अपॉन वोल्ट में। सेंसिटिव का यही इसी से नापा जाता है, ओम अपॉन वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 12वां, लैप बाइंडिंग में डैश समांतर पथ होते हैं। ए, 2, बी, 4, सी, ध्रुव संख्या के तुल्य, डी, 1। तो इसका आंसर होगा सी, ध्रुव संख्या के तुल्य। इसमें देखिए लैप बाइंडिंग पूछा है। लैप बाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है ए, जिसे समांतर पथों हम जो कहते हैं वो ए को कहते हैं। तो लैप बाइंडिंग जो होती है उसमें ए का जो मान होता है वो ध्रुवों की संख्या जो मतलब कि पी होती है उसके मान के बराबर होती है, और जो समांतर पथों की संख्या होती है उसका मान होता है 2। उसका फिक्स होता है कि समांतर पथों की संख्या 2 होती है, और लैप बाइंडिंग में जो होती है वो ध्रुवों की पी पे निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13वां, एकल लूप जनित की निर्गत वोल्टता होती है। ए, स्थिर डीसी, बी, स्थिर एसी, सी, स्पंदित डीसी, डी, स्पंदित एसी। इसका आंसर होता है डी, स्पंदित एसी। ऐसा देखिए क्या कह रहा है कि जैसे एक लूप जनित है मतलब जनरेटर है, अब उसका जो हम जनरेटर जब हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो उसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है मतलब कि वोल्टेज जो निर्गत वोल्टेज मिल रहा है वो कैसी होती है। तो उसकी जो वोल्टेज होती है वो स्पंदी मतलब कि फ्लक्चुएशन वाली होती है, कट पिट के मतलब कि आती है, तो वही स्पंदनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी जनित के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक की गति दिशा को विपरीत करने का धारा प्रवाह का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी, धारा प्रवाह रुक जाएगी, सी, धारा प्रवाह की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, डी, धारा प्रवाह का परिमाण घट जाएगा। इसका आंसर होगा सी, धारा प्रवाह की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। देखिए क्या रहा है कि कोई जनरेटर है, अब उस जनरेटर के चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक जो है वो घूम रहा है, गति अगर उससे चालक की हम दिशा गति की जो दिशा है मतलब समझ लीजिए कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर हम उसके गति की दिशा एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो क्या होगा धारा पे, तो धारा जो होगी वो बदल जाएगी। आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर हमें किसी मोटर या जनरेटर की अगर हमें गति की दिशा बदलनी हो या विपरीत करनी हो तो हम उसको क्या करते हैं, उसका हम टर्मिनलों को अलग कर देते हैं। अगर टर्मिनल हो तो उसमें विपरीत धारा बहने लगेगी, तो यही चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी पूर्ण गति से अधिक किया जा सकता है। ए, आर्मेचर धारा बढ़ाने से,
बी आर्मेचर धारा घटाने से, सी क्षेत्र धारा बढ़ाने से, डी क्षेत्र धारा घटाने से। तो इसका आंसर होगा डी क्षेत्र धारा घटाने से। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि डीसी शंट मोटर है, डीसी जो शंट मोटर है कि घूर्णन गति जो स्पीड होती है उसकी को उसकी पूर्ण गति से अधिक किया जा सकता है। अगर हमको डीसी शंट मोटर की हमको गति को उसकी स्पीड से अधिक करना हो तो हम क्या करें, तो उसकी क्षेत्र धारा को घटा देते हैं, क्योंकि फ्लक्स जब घटेगा तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, डीसी शंट मोटर का भार जिसे कहते हैं लोड बढ़ाने से उसकी गति ए नियत रहती है, बी अनुपात में बढ़ेगी, सी थोड़ी सी बढ़ेगी, डी थोड़ी सी घटेगी। तो इसका आंसर होगा डी थोड़ी सी घटेगी। डीसी जो शंट मोटर होता है वो एक हिसाब से कह सकते हैं उसे सिंक्रोनस ही मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर में ये होता है कि आप लोड डालेंगे पर उसकी गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समान चलती है। पर शंट में यही होता है कि उसमें हल्की सी वो भी लोड डालने में परिवर्तन होती है, जो उसमें पता नहीं चलता है, वो नगण्य हो जाता है एक हिसाब से, उसमें पता नहीं चलता है कि स्पीड कितनी है, और जबकि वो सिंक्रोनस स्पीड के ही बराबर, इसलिए थोड़ी सी घटती है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर का मुख्य गुण यह है कि यह एसी संकेत के वोल्टता स्तर को परिवर्तित करता है। ए बिना उसकी शक्ति परिवर्तन किए, बी बिना उसकी आवृत्ति परिवर्तन किए, सी बिना उसकी आवृत्ति परिवर्तन किए आकृति परिवर्तन किए, डी बिना उसकी शक्ति आवृत्ति तथा आकृति परिवर्तन किए। तो इसका आंसर है डी बिना उसकी शक्ति आवृत्ति तथा आकृति परिवर्तन किए। ट्रांसफार्मर का यही गुण तो है कि एसी संकेत को के वोल्टता को एक स्तर से अगर प्राइमरी में दिया जाता है तो सेकेंडरी में हमें उतने ही पावर मिलते हैं, उतने प्राइमरी में जितना हम पावर देते हैं उतने ही पावर हमें उसमें समान मिलते हैं, बस उसके हम वोल्टेज और करंट के मान में हम परिवर्तन करते हैं। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज दिए हैं तो उधर हमें लो वोल्टेज मिलेगा, और इधर हाई करंट दिए हैं तो उधर लो करंट मिलेगा। तो जस्ट इसके विपरीत होता भी है कि उधर लो दिए हैं तो उधर हाई मिलेगा, तो यही चीज़ होता है। जबकि उसके शक्ति पावर जो मैंने बताया आपको, शक्ति वही रहता है, पी वही रहता है। आवृत्ति जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो वो हर्ट्ज में रहता है, तो उससे वो भी समान रहता है। और आकृति तो समान बनी जो में एक बार कंपनी से बन जाती है वो वही रहती है, उसके चेंज नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफार्मर अंकित किए जाते हैं ए किलोवाट में, बी किलो वोल्ट में, सी किलोवाट आवर में, डी किलो वोल्ट एम्पियर में। तो इसका आंसर होगा डी किलो वोल्ट एम्पियर में। जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी हम जब भी रेटिंग देखेंगे, आप या ट्रांसफार्मर देखे होंगे या आपने बुक में पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा रहता है केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर में ही उसकी रेटिंग को मापा जाता है। क्योंकि इसका कारण ये है कि वो स्थैतिक मशीन होती है और उसमें हम पावर फैक्टर जो है cos फाइव को हम नहीं देख पाते हैं, हम उसका गणना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस पर पावर फैक्टर जो होता है वो लोड पे ही डिपेंड करता रहता है। तो इसीलिए, और जबकि हम ये आपके जो मोटर होते हैं वो किलोवाट में होते हैं, क्योंकि उनकी जो पावर हो मतलब कि उनके पे जो लोड होता है वो मोटर का लोड होता है, ना कि बाहरी लोड लिया जाता है। तो इसीलिए किलोवाट में ले जाते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर उनका समान होता है। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च आवृत्तियों पर जिसे मेगा हर्ट्ज रेंज में कार्य करने हेतु अभिकल्पित मतलब डिजाइनेड ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की क्रोड प्रयोग की जाती है। ए एल्युमिनियम क्रोड, बी लोह क्रोड, सी वायु क्रोड, डी खुली लोह क्रोड। तो इसका आंसर है सी वायु क्रोड। जो बड़े ट्रांसफार्मर जिसमें बहुत ज़्यादा मेगा हर्ट्ज की हम यूज करते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ऐसे ट्रांसफार्मर जो होते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा हर्ट्ज चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो उसमें हम किस प्रकार की क्रोड उपयोग करें, क्योंकि ये सब क्रोड ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करती हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहेंगे तो ये जल सकती हैं, तब उस वक्त के लिए हम वायु क्रोड का उपयोग करते हैं। यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वेष्टन मतलब कि द्वितीयक बाइंडिंग को के लैप्टो की संख्या दुगनी कर दी जाए और साथ ही प्राथमिक वोल्टता आधी कर दी जाए, तो उससे की द्वितीयक वोल्टता होगी। ए आधी, बी दुगनी, सी वही, डी चौगुनी। इसका आंसर होगा सी वही। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है अगर हम उसकी जो सेकेंडरी बाइंडिंग जिसे द्वितीयक बाइंडिंग कहते हैं
मतलब कि प्लेटन को अगर हम उसकी संख्या को दुगनी कर दी जाए, मतलब कि अगर उसकी दूसरी जो फेरे की संख्या है n2 है, अगर हम उसे हम 2n कर दें, दोगुनी बढ़ा दें उसकी संख्या को, और प्राथमिक वोल्टेज अगर हम समझ लीजिए कि हम 220 वोल्ट दे रहे हैं, अगर हम उस वोल्टेज को 110 वोल्ट पे कर दें तब उसकी द्वितीय वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सर वही रहता है, क्योंकि आप जब वोल्टेज को कम कर रहे हैं पर सेकेंडरी में आप लेपटे की संख्या को दुगना कर दे रहे हैं और उसमें वोल्टेज को कम कर रहे हैं, तो ये समान हो जाते हैं, क्योंकि इसका सूत्र ही यही होता है कि N2/N1 बराबर V2/V1। तो आप इस सूत्र में देखेंगे अगर N2 कम कर रहे हैं या N1 कर रहे हैं तो कट पिट के सब वही आ जाता है कि N2/N1 इक्वल टू V2/V1 के बराबर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21वां, यदि किसी पंप की प्रेरण मोटर को 30 और कम आवृत्ति वोल्टता पर प्रचालित किया जाए तो क्या होगा। ए, वह कुछ समय बाद चालू होगी। बी, वह निम्नलिखित गति पर चलेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। सी, वह गर्म हो जाएगी और अंत में खराब हो जाएगी। डी, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी, वह गर्म हो जाएगी और अंत में खराब हो जाएगी। इसमें क्या कह रहा है कि कोई पंप है और पंप आपका प्रेरणा मोटर ही उपयोग की जाती है, इंडक्शन मोटर, अगर उसको हम 30 या उससे कम आवृत्ति की वोल्टेज देते हैं तो उसका क्या होगा। देखिए, कम आवृत्ति पे अगर आप और वोल्टेज पे चला रहे हैं, आपूर्ति वोल्टेज पे चला रहे हैं, तो कम वोल्टेज मिलने की वजह से उसकी वाइंडिंग में हीट होगी, उत्पन्न होगी, और मोटर चलेगी ही नहीं, ज़्यादा लोड नहीं उठा पाएगी, जिससे वजह से हीट उत्पन्न होगी, वह गर्म होने लगेगी और गर्म होगी तो जल जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कभी गांव में या कहीं टुल्लू वो पंप लगे रहते हैं खेत भरने के लिए, तो देखते हैं कि वोल्टेज जब कम रहती है तो नहीं चलाते हैं कोई भी, और जब वोल्टेज थोड़ा अधिक होती है तब चलती है, मोटर चलती ही नहीं। इसमें आजकल सिस्टम आगे हैं ऐसे से कि अगर कम वोल्टेज रहेगी तो मोटर चलेगी ही नहीं, अगर मोटर चलाएंगे तो जल जाएगी। तो यही कारण है कि उसको कम पे नहीं चलाते हैं। 500 शक्ति की प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है ये, के प्रयोग से बचने के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि ए, प्रारंभिक बल आगुण बहुत कम होगा। बी, मोटर प्रारंभ में पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी धारा आहरित करेगी। सी, वह अति उच्च गति प्राप्त कर लेगी और उखड़ जाएगी। डी, वह विपरीत दिशा में चलेगी। इसका आंसर होगा बी, मोटर प्रारंभ में पूर्ण धारा की 5 से 7 गुनी धारा आहरित करेगी। देखिए दोस्तों, जो ड्यूअल स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, वो 5 हॉर्स पावर के लिए ही उपयोग किया जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और जो कोई भी मोटर जब होती है तो वो जो स्टार्ट होते समय उसे अधिक करंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसकी लोड होती है, वो स्टार्ट नहीं होती, उसमें इनर्शिया ज़्यादा होती है उस वक्त। तो उस इनर्शिया को ख़त्म करने के लिए उसे अधिक से अधिक करंट की आवश्यकता होती है, जो वो लेती है अपनी पूर्ण धारा से 5 से 7 गुना। पर इसके बाद जब वो स्टार्ट हो जाती है, वो चलने लगती है एक रेटेड स्पीड पे, तब वो करंट उसका लो हो जाता है, जितना उसे लेना होता है, जिस पे डिज़ाइन की जाती है उसी वक्त लिया जाता है। तो इसीलिए मोटर प्रारंभ होने से पूर्ण धारा का 5 से 7 गुना आहरित करती है। 23वां, स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगाई जाती हैं, जिससे कि मोटर की को डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो। ए, लघु परिपथ। बी, खुला परिपथ। सी, अधिक धारा। डी, निम्न भूलता। तो इसका आंसर होगा अधिक धारा। कुछ लोगों ने यह भी सोचा होगा कि इसमें अधिक धारा क्यों बोल रहा है। इसमें देखिए बोल रहा है कि स्टार्टर में अगर थर्मल ओवरलोड रिले लगा दिए हम, तो आप जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बोला कि लगा दिए, तो पहले स्टार्टिंग में वो 5 से 7 गुना धारा लेती है, तो इससे तो तुरंत वो बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है, 5 से 7 गुना जो होता है लेती है वो कुछ समय के लिए लेती है, वो 1 सेकंड या 2 सेकंड या मिनिमम 3 सेकंड के लिए लेती है वो। और वो 3 सेकंड के लिए स्टार्टर को जो है रिले को इस प्रकार रखा जाता है कि 3 सेकंड भर में अगर वो सही हो जाती है, वो धारा कम हो जाती है, तब वो उतना वो सहन कर सकती है रिले। अगर इससे ज़्यादा हुई तब वो ऑपरेट होती है और वो बंद कर देती है। यही चीज़ होता है, क्योंकि उसको रिले के यही फंक्शन है कि उसको 3 सेकंड तक वो किसी धारा को या फॉल्ट को, कहीं भी फॉल्ट हो या दोष हो, वो 3 सेकंड तक सहन कर सके। जिससे वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कहीं भी फॉल्ट होता है, अधिक धारा होती है, तो कुछ सेकंड बाद अपने आप ही सही हो जाती है। तो इसीलिए रिले की ऑपरेशन समय जो होती है
वो 3 सेकंड रखी जाती है मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 24, सिंक्रोनस मशीन को 2 गुनी एक्साइटेड मशीन कहा जाता है क्योंकि डैश ए इसे ओवर एक्साइटेड किया जा सकता है, बी इसके रोटर पोल्स के 2 सेट होते हैं, सी इसके रोटर और स्टेटर दोनों एक्साइटेड होते हैं, डी इसे सामान्य एक्साइटिंग करंट से 2 गुने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा सी, इसे के रोटर और स्टेटर दोनों को एक्साइट। सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, जबकि इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टेड होती हैं। सिंक्रोनस मोटर में हमें अलग से उन्हें एक्साइटेड करना पड़ता है और इसमें ये होता है कि उसके स्टेटर और रोटर दोनों को एक्साइट करना पड़ता है, इसीलिए इसे दोगुना एक्साइटेशन कहते हैं, मशीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर बाइंडिंग डैश के लिए लगाई जाती हैं, ए रोटर गति को स्थिर करने, बी रोटर के दोलन को दबाने, सी आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क विकसित करने, डी बी और सी दोनों। दोस्तों, जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें ज़्यादा पसंद आया हो, तो प्लीज़ से प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिल सके और आपको अधिक से अधिक आपके लिए मैं और यूजफुल वीडियोस बनाऊं, जिससे आपको हर प्रत्येक एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। रोटर के दोलन को दबाने के लिए आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क विकसित करने। जो डैम्पर बाइंडिंग होती है वह डैम्पर बाइंडिंग कहाँ लगी होती है, ये आपने पढ़ा होगा। ये डैम्पर जो बाइंडिंग होगी वो आपके जो रोटर होती है, मोटर होती है, उसके पोल्स जो होते हैं वहाँ पे डैम्पर बाइंडिंग लगाई जाती है। और ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जब हमारे मोटर चलते हैं, मोटर चलते हैं, तो उसकी जो रोटर होती है वो कंपन करने लगती है, टच होने लग, तो उसके कंपन को रोकने, क्योंकि हमारे अल्टरनेटिव करंट मिलते रहते हैं तो उसमें कंपन पैदा हो जाता है कुछ, तो जिसकी वजह से वो दोलन करने लगती है। दोलन करने से वो कहीं भी टकरा सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके रोटर, तो इसीलिए उनको ख़त्म करने के लिए ये डैम्पर बाइंडिंग लगाई जाती है। और उस स्टार्टिंग में अधिक से अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है स्टार्ट होने के लिए मोटर को, क्योंकि वो इनर्शिया उसकी अधिक होती है। इनर्शिया मतलब जड़ता आघूर्ण उसकी अधिक से अधिक होती है, तो इसीलिए उसको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो डैम्पर उसका भी काम करता है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।